नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी आरोह, पुस्तक आरोह, पाठ संख्या 6 और पाठ संख्या 6 के अंदर जिसमें दे रखा है स्पीति में बारिश, लेखकार कृष्णनाथ। आज हम इस पाठ का पाठ संख्या 5 पढ़ेंगे। देखिएगा, जिस स्पीति के बारे में हम इस पाठ में चर्चा कर रहे थे, शुरुआत में देखिए चित्र दिख रहा है। ये वो जगह है स्पीति। ये पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाली स्पीति है। और स्पीति में बारिश, यहाँ स्पीति के अंदर ना के बराबर बारिश होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक इसमें दे रखा है, ऊपर दे रखा है स्पीति में बारिश। इस टॉपिक से इस पूरे पाठ की घटनाक्रम को हम समझ सकते हैं। स्पीति में बारिश का हो गया कि स्पीति में क्या बारिश होती है, ये विचारने बिंदु है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में तो सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इन पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, पेड़ पौधे होते हैं, नदी घाटियाँ झरने हैं, ये हम सुनते आए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक जगह ऐसी भी है, एक जिला ऐसा भी है जिसको हम कह सकते हैं लाहौल स्पीति। इसका अंतिम जो एरिया है चीन से टच होता है। बाईं तरफ का हिस्सा, इसका पास वाला हिस्सा लद्दाख से टच होता है। और देखिएगा, ये जो स्पीति में बारिश के बारे में चर्चा हो रही है, स्पीति में बारिश अर्थात स्पीति वो जगह है जहां पर वर्षा ना के बराबर होती है। अर्थात यहां वर्षा होती नहीं है, ना के बराबर वर्षा होती है। ये वो जगह है जो दुनिया से कटी फटी जगह है। यहाँ घूमने फिरने वाले पर्यटक भी बहुत कम आते हैं। लोगों का यहाँ आना जाना भी कम है, क्योंकि यहाँ बर्फ गिरती है किंतु वर्षा नहीं होती। यहाँ तक पीने के पानी की समस्या भी यहाँ आती है। इसके अलावा जब ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पेड़ पौधे भी यहाँ ना के बराबरी है। इतनी सारी अव्यवस्थाएं होने के बाद भी यहाँ लोग इन पहाड़ों पर, इन जगहों पर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ये विचारणीय बिंदु है कि समय और परिस्थिति प्रतिकूल होने के बाद भी यहाँ लोग रुके हुए हैं, यहाँ लोग जमे हुए हैं। अन्यथा इस जगह को छोड़ करके कब के चले जाते। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ लोग रह रहे हैं। न यहाँ पीने के लिए पानी है, न जलाने के लकड़ी हैं। और ऐसे एरियो के अंदर भूस्खलन आदि होते हैं। ठंड के समय, सर्दी के समय यहाँ बर्फ गिरती है। यहाँ दे रखा है चारों तरफ गहरे दर्रे हैं, घाटियाँ हैं। और साथ में दे रखा है कि इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई भी बहुत है, इन घाटियों की औसत ऊंचाई बहुत है। कोई 23,000 वर्ग फीट है, कोई 21,000 है, कोई 20,000 है, 13,000 है, 14,000 है, 12,000 है। ये सारी बातें जानने के पश्चात सामने बात ये आती है कि 13,000 वर्ग फीट और 14,000 वर्ग फीट की चोटियों पर तो लोग रहते हैं। ये विचारणीय बात है कि इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी ये लोग इतनी ऊंचाई पर कैसे रह पाते हैं। ये भी विचारणीय बिंदु है कि ज्यादा ऊंचाई स्थान या ज्यादा ऊंचे पहाड़ होते, वहां वे पहाड़ बादलों से टकरा जाते हैं और ऐसी स्थिति में बादल फट जाते हैं और भयंकर घनघोर बरसात होती है। बादल फटने पर बहुत जल्दी ही बाढ़ आ जाती है और ज्यादा वर्षा होने के कारण इनका पूरा काम बिगड़ जाता है। आपने कई बार सुना होगा हिमाचल के अंदर उस पहाड़ से टकराने के कारण बादल फटे, और जब बादल फटता है तो नीचे कुछ नहीं छोड़ता, अचानक बाढ़ आना। क्योंकि बादलों में पानी है, बूंद बूंद टपकती है। हवा के टक्कर मारने के कारण, हवा के कारण जमीन पर धीरे धीरे नन्ही नन्ही बूंदों के माध्यम से पानी आता है। किंतु बादल फटने का अर्थ हो गया
बहुत तेज गति से वर्षा का नीचे आना, और नीचे अगर कोई होता है तो उसके चपेट में आ गया तो बाढ़ की चपेट में आ गया, उसके पश्चात भी यहाँ लोग निवास करते हैं। अब देखिए लाहुल स्पीति, लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती है। लाहुल के अंदर दो ऋतुएं होती है, वैसे क्या है कि स्पीति के अंदर भी दो ही ऋतुएं होती है। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है भाई, जैसे 6 ऋतुओं के बारे में बताया कि सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, शिशिर और वसंत। वैसे तो क्या है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर 6 ऋतुएं मानी गई है, किंतु यहाँ 2 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, मात्र यहाँ 2 ही ऋतुएं होती है। कैसे? कहीं मैंने षड ऋतुओं का, अर्थात कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक ही एक अल्पकालिक वसंत रहती है। जून से लेकर के सितंबर तक के यहाँ पर अल्पकालीन थोड़े समय के लिए वसंत ऋतु रहती है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है, बाकी पूरे समय सर्दी ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और शीत में जनवरी औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगाया गया। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। सर्दी में वहाँ का क्या हाल है मात्र हम कल्पना कर सकते हैं, वहाँ रह कर के नहीं देखा, इसलिए उसके बारे में बताना एक तरह से असंभव है, क्योंकि सर्दी में वहाँ के लोगों का क्या हाल होता होगा ये कभी रहने से पता लगता है। यहाँ रात ठंडी होती है, शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रह कर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों में होता है। वहाँ वसंत ज़्यादा दिन होता है, यहाँ वसंत कम होता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों में रहता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते। वसंत ऋतु में जबकि फूल खिलने चाहिए, न वहाँ सर्दी होती है न गर्मी होती है, लेकिन वसंत ऋतु में भी यहाँ फूल नहीं खिलते। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, कारण न हरियाली आती है न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। दिसंबर में जो बर्फ गिरती है अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है, नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। इन पहाड़ों पे जो बर्फ जमी हुई है, इन पहाड़ों पे जो बर्फ जम जाती है, क्योंकि वैसे तो हिमालय के अंदर जमती है बर्फ है, लेकिन शीत ऋतु के अंदर जो लाहुल स्पीति है, ये एरिया जो ठंडा इलाका पड़ता है, यहाँ पर भी क्या है कि दिसंबर के महीने में बर्फ जम जाती है, अप्रैल तक जमी रहती है। तो दे अंदाज लगाए कि जब यहाँ बर्फ जम जाती है, जब हवा चलती है तो एक तरह से बर्फीले तूफान आते हैं। किसी का हाथ अगर बाहर रह गया तो ऐसा लगता है जैसे हाथ में किसी ने कोई सूल चुभा दी हो, ऐसा महसूस होता है। ठंड चुभती हुई सी नजर आती है, क्योंकि यह हवा जब चलती है तो बर्फ से होकर के हवा गुजरेगी तो बर्फ के समान ही होगी। तो यहाँ उस समय जीवन थोड़ा बिगड़ता हुआ सा नजर आता है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। स्पीति के अंदर वर्षा भी क्या है कि लाहुल से कम होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संसार में यह वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कालिदास ने जो वर्षा का वर्णन किया, यहाँ तो क्या है कि इस बात को कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, यहाँ वर्षा होती नहीं है। अब किस हिसाब से यहाँ वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये जगह छूट जाती है। बाकी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर तो बारिश बहुत होती है, किंतु ये वो जगह है जहाँ वर्षा ना के बराबर होती है, इसीलिए ये समस्या बनी हुई है। प्रिय जल की फुहारों से भरे, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ
चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज से नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा है। अर्थात कामी लोग हैं जिसकी काम वासना जागे, तो ऐसा लग रहा है राजा महाराजाओं की तरह ठाठ बाट से ये आता है, ऐसा इसमें दे रखा है। यहां दे रखा है कि बिजलियों की डंडियों का फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े नगाड़े बजाता हुआ ये कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा। ये पावस पावस का वर्षा ऋतु, ये पावस यहाँ नहीं पहुंचता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा नहीं आती। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। विंध्याचल के बारे में क्या है? हिमालय की इस मध्य घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ ही पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह ये ना जानते नहीं कि बरसात में नदियां बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कल्पती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छुपते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है। वर्षा जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के अंदर जैसा होना चाहिए, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। वर्षा तो यहाँ ना के बराबर होती है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। अरे भाई, कालिदास ने जिसके बारे में चर्चा की है, मेघदूत के माध्यम से चर्चा की थी। मेघदूत के माध्यम से जो बताया गया था कि किस प्रकार से बादल बनकर के आते हैं, किस प्रकार से वर्षा होती है, किस प्रकार से वर्षा का आनंद क्या होता है। पेड़ पौधे, नदी, घाटियां, झरने, इन पे एक तरह से आकर्षण आ जाता है। पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, प्रकृति ने जैसे हरे रंग की चादर ओढ़ ली है। ये प्रकृति उसी समय अच्छी लगती है, फसल बढ़ती है। लेकिन इस तरह की बातें जब की जाती है तो लाहौल स्पीति के लोग कहा करते हैं, अगर ऐसा है, वर्षा में ऐसा है, वर्षा इतनी होती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आती, वर्षा हमारे यहाँ क्यों नहीं होती, यहाँ भी वर्षा होनी चाहिए। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु या मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। धरती भी सूख जाती है लेकिन ठंड हो जाती है, लेकिन कभी भी यहाँ की धरती को तृप्त नहीं करती। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसल है दो किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। क्या याद रखा है? मुख्य फसलें दो किस्म का जौ, दो तरह के जौ होते हैं, गेहूं, मटर और सरसों। इनमें भी जौ मुख्य हैं। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता। इसका जो पाट है,
इसका जो नीचे का जो तट है बहुत ज़्यादा चौड़ा है। सकड़ा होता तो सकड़े रूप में बहता तो पानी काम में आ जाता, ये ज़मीन के बराबर बह बह करके निकल जाता है तो पानी भी काम में नहीं आता। स्पीति का जो तट है, नदी का तट है, ये चौड़ाई ज़्यादा लिए हुए, इसलिए पानी का बहाव जो बनता है, पहाड़ी पानी ऊंचाई पर नहीं आता। अगर सकड़ा होता तो गहरा बहता, जिसके कारण काम में आता। यहाँ दे रखा है, इनसे जो मुख्य है सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नालों से है, उन पर बनाए पुल हैं। ये ऊपर दे रखा है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति ऐसी भूमि बहुत है, स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, अर्थात इसके लिए पानी की आवश्यकता है, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, स्पीति में कोई फल नहीं होता, स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर सरसों को छोड़ करके कोई सब्जी नहीं होती, फल नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ कोई पेड़ लगता ही नहीं है। हाँ, मटर सरसों को छोड़कर कोई सब्जी भी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। यहाँ नहीं, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीनने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नंगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन को हवा बजा रही थी, महासंघ की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। विचारने बिंदु है कि वो सारे लोग आनंदित हो गए कि स्पीति में आज बहुत दिनों बाद में बारिश हुई है। पाठ का नाम भी दे रखा है, स्पीति में बारिश। तो स्पीति में बारिश का अर्थ है ना कि स्पीति में बहुत ज्यादा बारिश होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से, पहाड़ी क्षेत्र भी है, ऊंचे पहाड़ हैं, नंगी चोटियां हैं, फिर भी यहाँ पेड़ पौधे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है। इस प्रकार का वायु दाब है कि यहाँ कोई पेड़ पौधे लगते भी बहुत कम हैं, तो यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है। साथ में यहाँ वर्षा भी नहीं होती, ना के बराबर होती है। अब क्यों नहीं होती? ये वायु दाब का कारण ही हो सकता है। इसलिए क्या है कि ये पहाड़ नंगे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, किंतु यहाँ के निवासी जब आकर के बस गए हैं, जब यहाँ के निवासी रहने लग गए हैं, रह रहे हैं, तो वह अपनी जगह को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहते। बाकी स्पीति में वर्षा की कमी है। आसपास के पहाड़ों से, नदी नालों से ला करके पीने का पानी जुटाते हैं, बाकी इनके पास में ज़्यादा पानी नहीं है। यहाँ पर फल फ्रूट नहीं होते, कुछ एक सब्जियां होती है, कुछ
अनाज होते हैं, जो है मटर है, इस तरह के अनाज होते हैं। बाकी यहाँ फल नहीं होते, कुछ एक सब्जियाँ होती है। इस तरह ये लोग अनेक प्रकार की परेशानियों को भोग करके भी यहाँ जीते हैं, यहाँ रहते हैं। थैंक यू, बाय। आज ये 5वां 6वां पार्ट यहीं संपन्न होता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके, बाय।